ठीक है, आज हम क्या करेंगे, नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, मानव स्वास्थ्य एवं रोग। ठीक है, लिख लीजिए फटाक से और अशांति से बैठिएगा एकदम। ठीक है, जैसे जैसे कहेंगे वैसे वैसे लिखते जाना है, मैं बोलूंगा उसको लिखते जाना है। ठीक है, आराम से आराम से। सबसे पहला हेडिंग होगा इसमें स्वास्थ्य के बारे में समझते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है। ठीक है, स्वास्थ्य क्या होता है उसको हम समझते हैं। देखिए, स्वास्थ्य का मतलब ये नहीं होता है कि हमारे पास हमारे अंदर कोई रोग नहीं है तो हम स्वस्थ हैं। ठीक है, स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है, देखिए, ऐसी अवस्था जिसमें पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक एवं सामाजिक स्वस्थता का योग हो उसे स्वास्थ्य कहते हैं। इसका मतलब यह है कि हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ रहें, मतलब हमारे शरीर में किसी भी प्रकार का रोग न हो, और हमारे मानसिक स्वास्थ्य का मतलब यह है कि किसी भी प्रकार का तनाव न हो। ठीक है, सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है कि समाज में हमारी किसी भी प्रकार से मतलब जैसे हम समाज में जाते हैं तो हमारा वहां पे क्या हो, सम्मान हो, या फिर हर कोई मुझे सम्मान की नजर से देखे, तो इसे हम कहते हैं सामाजिक स्वास्थ्य। सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब यह भी होता है कि हम जिस स्थान पे रह रहे हैं उस आसपास के लोग, उस आसपास का स्थान भी क्या रहे, साफ सुथरा रहे। समझ रहे हैं? स्वास्थ्य का मतलब क्या होता है? स्वास्थ्य का मतलब यह होता है कि किसी भी व्यक्ति की ऐसी अवस्था जिसमें वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, मतलब उसके शरीर में किसी भी प्रकार का कोई रोग न हो। ठीक है, मानसिक का मतलब होता है उसका मेंटल हेल्थ सही हो, मतलब मानसिक रूप से वो ग्रस्त न हो, तनाव से ग्रस्त न हो, किसी डिप्रेशन में न हो। ठीक है, और सामाजिक का मतलब होता है कि जिस सोशल या जिस समाज में वो रहता है वहां के लोग भी अच्छे हों, और उसके साथ साथ उस समाज से उसको कोई तनाव न मिल रहा हो, और उसके साथ साथ वो समाज में जा रहा है तो उसको सम्मान की नजरों से देखना। कहने का मतलब ये है। तो अगर ये पूरी तरीके से इनका योग होता है तब उसको कहेंगे हम क्या हैं, स्वस्थ हैं। ठीक है, अब यहां पे हम ये समझते हैं कि ऐसे कौन सी चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करती। तो हम आगे लिखेंगे, स्वास्थ्य किन बातों से प्रभावित होता है, यानी हमारा स्वास्थ्य प्रभावित कैसे होता है। प्रभावित मतलब कैसे बिगड़ जाता है। ठीक है, तो यहां पे हम समझेंगे किन बातों से प्रभावित होता है। ठीक है, देखिए इसमें पॉइंट वाइज क्या समझेंगे कि सबसे पहले हम जब जन्म लेते हैं तो जन्म लेते ही अगर हमें हमारे माता पिता से वो रोग मिल गया तो पहला तो स्वास्थ्य का हमारा प्रभाव वहीं हो जाएगा, यानी आनुवांशिक विकार। पहला हमारे स्वास्थ्य को कौन प्रभावित करता है, आनुवांशिक विकार। ठीक है, जेनेटिक डिसऑर्डर यानी ऐसे रोग जो माता पिता से जन्म लेते समय मिले। समझ रहा है? तो पहला हमारा स्वास्थ्य को प्रभावित कौन करता है, आनुवांशिक विकार। कितना समझ गया? दूसरा क्या हो जाएगा, संक्रमण। अब हमने जन्म ले लिया, मान लीजिए हमारे पास हमको हम आनुवांशिक विकार से ग्रसित नहीं है, तो दूसरा जो चीज हमको प्रभावित करेगा वो क्या प्रभावित कर सकता है, संक्रमण। अब यह संक्रमण किन से हो सकता है, सूक्ष्म जीवों से। किनसे हो सकता है, सूक्ष्म जीवों से, जैसे जीवाणुओं से संक्रमण हो सकता है। ठीक है, और विषाणुओं से संक्रमण हो सकता है। ठीक है, और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है, यानी फंजाई से हो सकता है। फंजाई माने कवक, जिसकी वजह से दाद हो जाता है, दाद, रिंगवर्म। ठीक है, इन सबसे हो सकता है संक्रमण। तो दूसरा हमारा ये हो गया। मान लीजिए हमें आनुवांशिक विकार भी नहीं है और हमें किसी भी प्रकार का संक्रमण भी नहीं हुआ, जबकि हर कोई ना कोई अपने जीवन काल में क्या होता है, संक्रमित तो होता ही है। हर किसी को सर्दी जुकाम हुआ होगा, हर किसी को बुखार हुआ होगा, तो उसका कारण क्या है, संक्रमण है। ठीक है, तीसरा, अगर ये सब नहीं है तो तीसरा हम कैसे अपने आप को बिगाड़ लेते हैं, अपनी जीवन शैली से, यानी हमारा लाइफ स्टाइल कैसा है। यानी जीवन शैली का मतलब होता है जीने का तरीका, कि हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, हम कितना व्यायाम करते हैं या नहीं करते हैं, हम योग करते हैं कि नहीं। तो ये हमारा किसमें आता है, जीवन शैली में। जीवन शैली में कौन कौन सी बातें आती हैं उसको हम समझ लेते हैं। जैसे हमारा खान पान,
यानी जिस थाली में हमारा भोजन है उस थाली में क्या पूरी तरीके से पोषक तत्व शामिल है कि नहीं। तो खान पान में आगे पीने वाले पानी में हमारा पीने वाला पानी स्वस्थ है, सुरक्षित यानी क्या बोलते हैं उसको, साफ सुथरा है कि नहीं, उससे भी हम संक्रमित हो सकते हैं। दूसरा, अगर खान पान हो सकता है तो इसमें हम विश्राम कितना करते हैं। देखो शरीर को क्या चाहिए, विश्राम भी चाहिए, लेकिन जब आवश्यकता से ज्यादा विश्राम करेंगे तो आलस हो जाता है। तो हम विश्राम कितना कर सकते हैं, विश्राम जरूरी भी है और बहुत ज्यादा विश्राम जरूरी नहीं है। इसके बाद क्या हो सकता है, हम शरीर को फिट रखने के लिए व्यायाम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। और उसके साथ साथ हमारा स्वभाव भी इसमें आता है। स्वभाव का मतलब जैसे किसी से हमको ईर्ष्या बहुत ज्यादा हो, सामने से गुजर रहा है, हम चिढ़ गए, गुस्से हो गए, तो किसी से जलन रखना, किसी से आगे बढ़ने के लिए उसका टांग पीछे खींचनी हमारे स्वभाव पर निर्भर है ना, ठीक है। स्वभाव का मतलब इमोशन होता है ना, इमोशन, कि हमारा इमोशन दूसरे के साथ किस प्रकार से है। तो ये चीजें हैं जो हमारे स्वास्थ्य को क्या कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, यानी हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ सकते हैं। आनुवंशिक विकार, संक्रमण, जीवन शैली, ये 3 चीजें हैं जिससे हमारा स्वास्थ्य बिगड़ता है। अब आगे हम क्या समझ लेते हैं कि अगर हमारा स्वास्थ्य सही हो तो फिर हमें क्या क्या फायदे हो सकते हैं। तो आगे हम क्या समझेंगे, स्वास्थ्य का महत्व। तो हेडिंग लिख लेंगे स्वास्थ्य का महत्व, यानी इंपोर्टेंस ऑफ हेल्थ। क्या महत्व है, देख लीजिए हेडिंग, स्वास्थ्य का महत्व। अब इसमें हम क्या समझेंगे, देखिए जब आप स्वस्थ रहते हैं तो आपका किसी भी काम में मन लगता है कि नहीं। जब मन लगता है तो आप उस काम को करते हैं, और जब आप उस काम को करते हैं तो वो काम पूरा भी हो जाता है। तो इसका मतलब इससे आपकी उत्पादकता बढ़ती है। उत्पादकता मतलब जो काम करने आप बैठे हैं वो हो गया, इसलिए हो गया क्योंकि आप स्वस्थ थे, ठीक है। अगर पढ़ते समय आपके सर में दर्द है तो बोलिए जो आपने लक्ष्य बनाया था हम इतना पढ़ेंगे तो पढ़ पाएंगे। कापी उपी रख के क्या करेंगे, आप कहेंगे चलो सो लेते हैं आज, या फिर दूसरा काम कर लेते हैं। तो ये चीजें होती है ना। लेकिन अगर आपके सर में दर्द नहीं है तो आप पढ़ोगे, और पढ़ोगे तो उतना पढ़ोगे जितना आपने लक्ष्य बना के रखा है। तो सबसे पहला हमको क्या होता है कि व्यक्ति के कार्य में अधिक सक्षम होता है। व्यक्ति कार्य में अधिक सक्षम होता है जिससे उत्पादकता बढ़ती है, जिससे उसकी उत्पादकता बढ़ती है। उत्पादकता का मतलब होता है अंग्रेजी में अगर बोलेंगे तो प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी मतलब जब आपका कार्य में मन लगेगा तो आप उस कार्य को करोगे, और जब कार्य को करोगे तो वो चीज पूरा हो जाएगा, उसी को कहते हैं उत्पादकता, ठीक है। दूसरा, व्यक्ति के कार्य करने में बढ़ोतरी से आर्थिक संपन्नता आती है। इसका मतलब क्या है कि कभी ना कभी आप क्या करेंगे, काम तो करेंगे पैसे कमाने के लिए, ठीक है। जब आप काम करेंगे तो वही आपका कार्य हो जाएगा, और उस कार्य करने में आपकी बढ़ोतरी होगी, और जब आप उस कार्य को और ज्यादा करेंगे तो और ज्यादा करने से आपको पैसा भी ज्यादा मिलेगा। इससे आपकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी। आर्थिक मतलब, आर्थिक को हम कहते हैं फाइनेंशियल कंडीशन, पैसों की प्रॉब्लम नहीं होगी ना। काम ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और तीसरा पॉइंट में हम क्या समझ सकते हैं, अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो स्वास्थ्य से लोगों की आयु काल भी क्या होता है, बढ़ता है। अगर स्वस्थ नहीं रहेंगे तो हम बीच में ही टपक जाएंगे, समझ रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, अकाल मृत्यु। तो अगर हमारा स्वास्थ्य सही है तो हम अधिक साल तक जिंदा रह सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं जिसको लोगों को मृत्यु से ज्यादा भय लगता है, वो चाहेंगे कि हम ज्यादा जिए, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, उनका अपना हेल्थ सही करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो तीसरा हमको ये होता है कि हमारा आयु काल बढ़ जाएगा, ठीक है। और चौथा पॉइंट में क्या होगा, शिशु और मातृ मृत्यु दर में कमी आती है, ठीक है। ज्यादातर जो बच्चे होते हैं या फिर जो माँ होती है, वो माँ जन्म देते समय या तो स्वयं मर जाती है या तो वो बच्चा जो होता है वो मर जाता है, क्योंकि उस समय स्वास्थ्य माँ का ठीक नहीं होता है। और माँ का स्वास्थ्य क्यों ठीक नहीं हो सकता, उसका स्वास्थ्य खराब हो सकता है इन चीजों की वजह से,
ठीक है। गांव की महिलाओं का जीवन शैली ज्यादातर क्या होता है, सही नहीं होता है। ठीक है। और उसके साथ साथ उनका जीवन शैली में यही होता है, खान पान, उनके खान पान पर ध्यान नहीं दिया जाता है, और गांव की महिलाओं को काम भी ज्यादा करना पड़ता है। ठीक है। तो ये चीजें होती हैं, जीवन शैली की वजह से उनका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। स्वास्थ्य खराब होगा तो जब वो कंडीशन, ऐसे कंडीशन में आएंगे, डिलीवरी के कंडीशन में आएंगे, तो वो ये प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। ठीक है। यहां तक इसमें अभी तक कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं। फिर आगे हम ये समझते हैं कि हम कैसे अपने स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। ठीक है, लिख लीजिए तुरंत, अब उसके बाद बताते हैं। ये समझते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य को ठीक कैसे रख सकते हैं। तो यहां पे लिखेंगे, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए, लिख लीजिए हेडिंग है, स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण बातें। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमको अब क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, उसको ध्यान समझना बहुत जरूरी है, सबके लिए जरूरी है। तो पहला पॉइंट इसमें क्या समझते हैं, हमको सबसे पहले ये सोचना होगा कि हम जो आहार यानी भोजन कर रहे हैं, ठीक है, जो हम भोजन कर रहे हैं वो भोजन हमारा कैसा है, यानी संतुलित आहार है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, संतुलित आहार लेना। ठीक है, संतुलित आहार लेना यानी बैलेंस्ड डाइट। क्या होता है संतुलित आहार, क्या होता है संतुलित आहार, जिसमें उचित मात्रा में पोषक तत्व सभी प्रकार के, उचित मात्रा में सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हो, पोषक तत्व विद्यमान हो। अब कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, अब हमारे पास ना दो प्रकार के पोषक तत्व हो सकते हैं। ये पोषक तत्व हमारे पास दो प्रकार के हो सकते हैं। एक को हम मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं और एक को हम माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स मतलब जिसको हमको क्या लेना होता है, अधिक मात्रा में, उनको हम दीर्घ पोषक तत्व कहते हैं। ठीक है, मैक्रो मतलब दीर्घ होता है, तो चल लिख देते हैं इसमें, दीर्घ पोषक तत्व। दीर्घ पोषक तत्व में कौन कौन से आते हैं, पहला, आपके शरीर को सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन, इनको ज्यादा लेने की आवश्यकता होती है। उसके बाद आपको क्या चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, क्या होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट। और तीसरा क्या होना चाहिए, वसा, वसा यानी तेल, तेल में वसा पाया जाता है। इनको हमारे भोजन में ज्यादा होना चाहिए और होता भी है। ठीक है, ये हमारे भोजन में ज्यादा होते हैं। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है सूक्ष्म पोषक तत्व। सूक्ष्म पोषक तत्व उन्हें कहते हैं जिनको हमारे भोजन में कम मात्रा में चाहिए होता है। बात समझ रहे हैं, कम चाहिए होता है। अब वो कौन कौन से आ जाएंगे, विटामिन, क्या जाएंगे, विटामिन आ जाएंगे। दूसरा क्या आ जाएगा, खनिज लवण आ जाएगा, खनिज लवण। तीसरा हम क्या समझ सकते हैं, फाइबर, फाइबर माने रेशे, ये आने चाहिए। तो ये चीजें होते हैं। और हमको एक और चीज चाहिए होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जल, क्योंकि उपापचयी प्रक्रियाओं के लिए जलीय विलयन का होना जरूरी है। तो सारी अभिक्रियाएं जो होंगी वो जल में ही तो होती हैं। हमारे प्रत्येक कोशिकाओं में जल की मात्रा 60 से 70% होती है, 60 से 70% होती है। ठीक है, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, इनमें जल की मात्रा 90% तक होती है। अब समझ आ गया कि संतुलित आहार क्या होता है। सबसे पहले आपको अपने स्वस्थ को, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए क्या सोचना होगा कि हमारे थाली में संतुलित आहार है कि नहीं। संतुलित आहार जिसमें उचित मात्रा में सभी प्रकार के पोषक तत्व विद्यमान हो, प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, विटामिन हो, खनिज लवण हो, फाइबर हो, इसके साथ जल हो। अधिक मात्रा में नहीं, देखिए कहने का मतलब यह है कि इनकी अपेक्षा इनकी मात्रा ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि वसा तेल, वनस्पति वसा तेल जो होता है वो शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है। और इन्हीं से क्या बनता है, हमारे शरीर की कोशिका झिल्ली बनती है। तो भाई नई कोशिकाएं जब बनेंगी तो उस कोशिका झिल्ली के लिए सबसे ज्यादा होता है, उसमें वसा होता है, फिर उसके बाद उसमें प्रोटीन होता है, फिर कार्बोहाइड्रेट होता है। समझ रहे ना। तो पहला हमारा ध्यान रखना है कि पहले में हम संतुलित आहार लेना होगा, तब हमारा स्वास्थ्य सही रह सकता है। दूसरा क्या कर सकते हैं हम, अगर संतुलित आहार हमारा सही है तो हम दूसरा समझेंगे व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता। व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्वच्छता रखना, ये हमारा दूसरा हो जाएगा। व्यक्तिगत मतलब हमने खाना खा लिया, ठीक है, ठीक,
पोषक तत्व तो सब विद्यमान है, लेकिन वो खाना जो बना है वो साफ सफाई से बना है कि नहीं। पोषक तत्व रहने से कोई मतलब नहीं है, कोई मक्खी आके उस पर बैठ गया, ठीक है, या फिर किसी ऐसे ने बनाया जिसके जो स्वयं बीमार था, वो जीवाणु विषाणु उसके भोजन में चला गया, तो इसे बिगड़ सकता है। सामुदायिक स्वच्छता का मतलब ये होता है समुदाय, समुदाय मतलब आपके आसपास के स्थान, आपके आसपास के स्थान या आपके आसपास के लोग भी समझ लीजिए। अगर आपके आसपास के लोग या आपके परिवार में लोग बीमार हैं, अगर वो संक्रामक रोग से ग्रसित हैं, तो कभी ना कभी वो आपके द्वार पर भी आ सकता है। इसके साथ साथ आपके आसपास की सफाई ठीक ठाक है कि नहीं, ठीक है, तो ये चीजें होती हैं। तो हमारे आसपास की सफाई को जो हम रखते हैं ना, उसको कहते हैं सामुदायिक। और जो हम खुद के बारे में सोचते हैं, जो खुद की स्वच्छता रखते हैं, जैसे कि कपड़े हमारे साफ होने चाहिए, जिस बिस्तर पे हम सोते हैं वो हमारा साफ सुथरा होना चाहिए, तो ऐसी स्वच्छता को व्यक्तिगत यानी पर्सनल हाइजीन कहते हैं। और इसको कहते हैं कम्युनिटी हाइजीन या फिर सोशल हाइजीन, मतलब जो हमारे आसपास के स्थान है, लोग हैं हमारे परिवार के, उसमें भी ये स्वच्छता करना, उसको हम सामुदायिक कहते हैं। तो ये रखना जरूरी है, ठीक है। हमारे आसपास में कचड़े होंगे तो वहां पे मच्छर हो सकते हैं, तो ये चीजें समझना जरूरी है। समझिए कितना। आगे हम समझते हैं तीसरा पॉइंट क्या है। अगर हम खाना खा रहे हैं ना, और हमारे शरीर की ऊतकों को, पेशियों को दृढ़ रखने के लिए हमको क्या करना चाहिए? नियमित व्यायाम एवं योग करना। नियमित व्यायाम एवं योग करना। क्यों? क्योंकि जब आप अधिक मात्रा में कोई भी चीज कंज्यूम कर लेते हैं तो उसका उपयोग होना भी जरूरी है, नहीं तो हमारे शरीर में जाकर एक स्थान पे क्या हो जाएगा, वो हमारी रुधिर नलिकाओं के बीच में बैठ जाएगा, तो एचबीपी और हार्ट जैसी बीमारी में क्या हो जाएगा, मतलब हार्ट अटैक जैसी बीमारियों में वो हमको रोग उत्पन्न कर सकता है। इसलिए इनको अगर अधिक मात्रा में ले लिए हैं तो इनका उपयोग कर लीजिए, व्यायाम करके, शरीर को थका के किसी भी तरीके से इनको उपयोग कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, हमारी मांसपेशियां भी सुदृढ़ होंगी, मजबूत होंगी। किसी प्रतिकूल स्थान पे हम चले जाएंगे तो ज्यादा समय तक खड़े हो सकते हैं, क्योंकि पेशियों को हमने व्यायाम और योग करके क्या किया है, मजबूत किया है ना, ठीक है। तो ये चीजें इसमें होनी चाहिए। तीसरा ये ध्यान में रखना है। चौथा क्या ध्यान में रखना है कि आपको रोगों की जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। रोग एवं इनसे प्रभावित होने वाले कारकों के प्रति जागरूक रहना। कहने का मतलब यह है कि आपको रोगों के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि हाँ, ये रोग कैसे होता है, क्यों होता है, ठीक है, किस अंग को प्रभावित करता है। अगर हमारा ये अंग खराब है तो हो सकता है यही रोग हो। इससे हमको पता चल जाएगा कि हमको किसका चेकअप करवाना है। जब हमको रोग के बारे में जानकारी नहीं रहेगा और इस रोग के लक्षण हमारे शरीर में उत्पन्न होंगे तो हमको पता ही नहीं रहेगा, तो उसको हम डॉक्टर के पास जाएंगे ही नहीं, जब तक हमारे पास एकदम क्रिटिकल कंडीशन न आ जाए, ठीक है। देखिए, चलिए अभी आगे समझते हैं उसके बारे में। अभी तो इतना समझ गए ना, रोगों के बारे में जानिए और इनसे प्रभावित होने वाले कारकों, यानी एक मिनट, कारकों नहीं लिखना है, इनसे प्रभावित होने वाले अंगों लिखना। इनसे प्रभावित होने वाले अंगों के प्रति जागरूक रहना। किस अंग पे क्या करते हैं, उस रोग का प्रभाव दिखता है, ठीक है। पांचवा पॉइंट क्या समझते हैं हम बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिससे हम बचपन में ही छुटकारा पा लिए, ठीक है। तो वहां पे हम क्या समझेंगे कि संक्रामक रोगों के प्रति क्या करना, टीकाकरण माने वैक्सीनेशन करवाना। अरे बचपन में ही हमारे बहुत सारी टीके लग चुके हैं ना, वैक्सीन लग चुके हैं, पोलियो का, बीसीजी का, डीपीटी का, ये टीका बचपन में ही हमको लग चुका है। इसलिए ऐसे रोगों से, ऐसे खतरनाक रोगों से जो एक समय पे महामारी थी, उन रोगों से हम बचे हुए हैं। टीकाकरण कराना, याद रखना है। कुत्ते ने काट लिया तो उसका टीकाकरण करवा लो तुरंत, वो चीजें जरूरी है। ये संक्रामक रोग होते हैं, बहुत खतरनाक बीमारी होती है। आगे हम क्या समझते हैं, हमारे घरों में जो कूड़ा कचरा उत्पन्न होता है, अक्सर हम अपने घरों से साफ करके किसी दूसरे के घर के सामने या फिर किसी ऐसे स्थान पे हम रख देते हैं जहां पे लोगों का आना जाना होता है। ऐसा होता है ना सबके घर। तो यहां पे हम लिखेंगे अपशिष्टों का समुचित निपटान। अब देखो, समुचित का मतलब समझना होगा सबको। समुचित मतलब उचित निपटान कर दे उसका, मतलब हमारे घर का जो कचरा है उसको हम ऐसे स्थान पे रखें जहां पे किसी को कोई प्रॉब्लम न हो, तो उसे हम कहेंगे समुचित निपटान। किसी सार्वजनिक स्थानों पर भी न रखें, नहीं तो ऐसा होता है कि हम अपने घर का कचरा तालाब पे फेंक देते हैं या फिर जहां फेंक देते हैं, तो तालाब या फिर रास्ता जो हो गया अगल बगल का, वो तो आने जाने का रास्ता होता है, तो वहां से भी हो सकता है। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं,
घर के आसपास अगर नालियों में पानी रुका हुआ है तो वहां पे मच्छर उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे कि मलेरिया, डेंगू ये सब होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो रोग वाहकों का नियंत्रण कैसे हो, ये ध्यान में रखना होता है। ठीक है, रोग वाहक यानी जो रोगों को फैलाते हैं या लेके जाते हैं। ठीक है, अगला हम क्या समझते हैं, खाने व पीने के पानी का, खाने व पीने के पानी का क्या करना, खाने व पीने के पानी के संसाधनों का उचित रख रखाव करना। अभी हम जाएंगे नल के पास, वहां पे पानी निकाल लेंगे, लेकिन बहुत सारे स्थानों पे पानी किसी दूसरे जगह से आता है, स्टोर करके रखते हैं, तो उनका स्टोर कर, उन संसाधनों को स्टोर करके रखना जरूरी है। जो हम खाना खाते हैं वो कहाँ से आया है, कैसे आया है, वो उचित है नहीं, वो हम समझते हैं कैसे बनाए। तो ये 8 चीजें हैं जिसको हम क्या कर सकते हैं, समझकर हम अपने स्वास्थ्य को क्या कर सकते हैं, सही रख सकते हैं। स्वास्थ्य का महत्व हम समझ ही चुके हैं। स्वास्थ्य हमारा सही रहता है तो हम खेलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन सोचिए जब हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, हमको बुखार भी हो जाता है, तो ऐसा लगता है कि हे भगवान हमें बढ़िया कर दीजिए, अब हम खूब मेहनत करेंगे। लेकिन ऐसा होता है कभी ना, जब बुखार की वजह से सर दर्द हो रहा हो, शरीर का तापमान बहुत तेजी से बढ़ा हुआ हो, तो उसमें हमें ऐसा लगता है कि भगवान मुझे स्वस्थ कर दीजिए। आप ऐसा सोचते हैं, भगवान नहीं कहते, कुछ और कहते हैं, स्वस्थ कर दीजिए कि हम ये काम करेंगे जरूर। लेकिन जैसे ही हम सही होते हैं फिर उसी चीजों में हम फिर संलिप्त हो जाते हैं, पुराने ढर्रे में फिर संलिप्त हो जाते हैं। तो इसमें बताइए कोई समस्या है? नहीं है। ये आपका याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। आप किसी भी आहार का सेवन करें तो ये इस पर ध्यान दीजिएगा कि हमारे पहुंच रहा है कि नहीं। ऐसे तो ऐसे चीजें जब होती हैं तो हमको ज्यादा नींद भी नहीं आती। देखिए जब हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तो नींद भी ज्यादा नहीं आएगी। ज्यादातर हमें नींद या आलस इसलिए रहता है क्योंकि शरीर हमारा स्वस्थ नहीं है, ये भी कारण हो सकता है। ठीक है, पढ़ने बैठोगे तुरंत ऐसे ऐसे कर, हमारे साथ भी ऐसा बहुत होता है, हमारे साथ भी। अभी हम दोपहर को पढ़ने बैठे थे, झूल के गिर रहे थे, तो सबके प्रॉब्लम। तो ये चीजें हैं। ठीक है, चलो इसके बाद हम कल पढ़ते हैं। हेडिंग क्या लिखते हैं हम लोग? रोग के बारे में। रोग को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डिसीज। क्या बोलते हैं? डिसीज। देखिए यहीं पे समझते हैं, जो हमारे आराम में बाधा करे, शरीर की एक ऐसी अवस्था जो आराम में बाधा उत्पन्न करे, उसी को हम क्या कहते हैं? रोग। लेकिन ये परिभाषा लिखेंगे नहीं, ये तो उसका मैं शाब्दिक अर्थ बता रहा हूं। जैसे डिस और एक होता है ईज। ईज का मतलब क्या होता है? इजी। ईज का मतलब इजी, और इजी माने सरल या फिर आसान, यानी जो सरल जीवन में बाधा उत्पन्न करे, जो आसान जीवन में बाधा उत्पन्न करे। ठीक है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं? आरामदायक। तो ईज का मतलब होता है इजी, इजी का मतलब आरामदायक, आसान या सरल। और डिस का मतलब क्या होता है? डिस्टर्ब। डिस्टर्ब माने कहते नहीं कि ज्यादा डिस्टर्ब मत करो। क्यों करो? मतलब डिस्टर्ब मतलब परेशान करना। ठीक है, तो डिस्टर्ब मतलब परेशान, या फिर हम बोल सकते हैं यहाँ पे बाधा उत्पन्न होना। जो भी आप अर्थ लगाइए, तो अंग्रेजी मतलब समझ आ गया ना। ये 2 शब्दों से मिलकर बना होता है रोग, डिसीज। डिस का मतलब डिस्टर्ब और ईज का मतलब इजी होता है। तो जो हमारे आरामदायक अवस्था को परेशान करे या बाधा उत्पन्न करे, उस अवस्था को क्या कहते हैं? रोग की अवस्था कहते हैं। चलिए परिभाषा समझते हैं इसका। लिख लीजिए पहले इतना, परिभाषा समझते हैं क्या होता है इसका। रोग की परिभाषा क्या होती है? ठीक है, चलिए। जब शरीर के एक या एक से अधिक अंगों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे चिन्ह माने साइन या लक्षण उत्पन्न होते हैं। शरीर की ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? रोग की अवस्था या रोग कहते हैं। आप रोग भी बोल सकते हैं, रोग की अवस्था भी बोल सकते हैं, कहते हैं। बताइए परिभाषा समझ आ गया? बहुत सिंपल है। जब शरीर के एक अंग प्रभावित हो या फिर एक से अधिक, जब शरीर के एक या एक से अधिक अंगों में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। प्रतिकूल मतलब विपरीत प्रभाव। ठीक है, जिस प्रकार से उसको
चीजें मिलनी चाहिए, नहीं मिल पा रही, तो अंग क्या करेंगे, कुछ लक्षण उत्पन्न करेंगे। ठीक है, जैसे अगर हमारे हृदय को ठीक से ब्लड ना मिले तो हृदय यानी सीने में दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब किसी को भी हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले सीना पकड़ता है ना, सीना पकड़ता है, तो ये चीजें होती हैं इसमें। इसका मतलब वही तो लक्षण है, जो उसको दर्द हुआ ना और इसी स्थान पे हुआ। अब सीने में दर्द हो रहा है तो पेट थोड़ी पड़ेगा, तो इसका मतलब जिस अंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा वही क्या करेगा, चिन्ह या लक्षण उत्पन्न करेगा। लक्षण कई तरीके से हो सकते हैं, दर्द हो सकता है और कोई चीजें हो सकती है, ज्यादातर दर्द ही होता है। ठीक है, तो शरीर की ऐसी अवस्था को हम क्या कहते हैं, रोग की अवस्था कहते हैं। यहाँ पे हमने शाब्दिक अर्थ समझा था, यहाँ पे इसका हमने थोड़ा परिभाषा इसका समझ लिया कि क्या होता है। अब यहाँ पे हम क्या समझते हैं, रोग के प्रकार, रोग के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ डिसीज। इंग्लिश लिखो या ना लिखो कोई मतलब जरूरी नहीं लिखी। तो ये दो प्रकार के होंगे। पहला जो हमारे मम्मी पापा ने हमको दिया, समझ रहे हो नहीं, पहला रोग जो हमारे मम्मी पापा ने हमको दिया, तो ऐसे रोग को हम क्या कहेंगे, मम्मी पापा का रोग, जन्मजात या फिर आनुवांशिक रोग। वो तो मैं मजाक कर रहा हूँ भाई, उन्होंने हमें जन्म दिया है, ऐसा क्या बोलना। हाँ क्या बोल दिया, पता है कौन सा रोग मिला है मम्मी पापा से, हाँ बताओ। अंग्रेजी में अगर लिखे चाहता तो लिख सकता है कॉन्गिनिटल या जेनेटिक डिसीज। ठीक है, दूसरा रोग क्या हो सकता है, देखो ये हमारे हाथ में तो है नहीं, मिल गया भाई जन्मजात, हमारे माता पिता से अनुवांशिक रोग जो होता है उसी को हम कहते हैं जन्मजात या अनुवांशिक रोग। ठीक है, क्योंकि जन्म लेते समय मिल गया। दूसरा जो पैदा होने के बाद हम अर्जित करते हैं, बाहर पैदा हुए, बाहर आए, अब हमको कोई रोग नहीं था लेकिन बाहर ऐसे जीवाणु विषाणु घूम रहे थे, चले गए शरीर में, मम्मी पापा ने छोड़ दिया, जाओ बेटा घूमो, मतलब छोटे थे तब, जाओ बेटा माटी में खेलो जितना, फिर अब हमने क्या किया, माटी को ही भोजन बना के, भोजन समझ के मुंह में डाल दिया। और माटी में था, बच्चों को ज्यादातर कौन सी बीमारी होती है, हाँ जो मल करते हैं तो उसमें से निकलता है, केचुआ होता नहीं, वो उसको गोल कृमि कहते हैं। अब उनके बीजांड मिट्टी में ही होते हैं, मिट्टी के द्वारा वो शरीर में जाते हैं, फिर आंतों में जाते हैं, फिर आंतों में उनका जनन होता है, अधिक मात्रा में पैदा होते हैं, फिर वो मल के द्वारा बाहर निकलते हैं, मल द्वारा यानी दूधा द्वारा। तो अगला रोग हम क्या लिख सकते हैं, उपार्जित रोग। क्या लिख सकते हैं, उपार्जित रोग। उपार्जित का मतलब होता है जन्म लेने के बाद जो रोग हम अर्जित करें ना, उसे हम क्या कहेंगे, उपार्जित रोग, यानी एक्वायर्ड डिसीज, एक्वायर्ड डिसीज। ठीक है, बस मेरा है। अब उपार्जित रोग को हम बांटेंगे, इसको नहीं बांटेंगे क्योंकि इसके बारे में हमें उतना पढ़ना नहीं है, इसको तो हम पढ़ चुके हैं, इसको हम 5वें चैप्टर में, चौथे चैप्टर में इसको हम क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। विभिन्न प्रकार के मानसिक रोग जैसे हंसिया का रुधिराणु, हीमोफीलिया, वर्णांधता, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, ये कौन से रोग थे, यही तो रोग थे ना, यही रोग है, तो इसके बारे में तो हम पढ़ चुके हैं, तो इसको हमें देखना भी नहीं है। उपार्जित रोग को हम क्या करेंगे, दो भागों में बांट सकते हैं। उपार्जित रोग को दो भागों में बांट सकते हैं, कौन कौन से, बोलिए कौन कौन से, अरे बोलिए, नहीं पता है क्या पढ़ते। अब पहला तो संक्रामक रोग हो जाएगा, यानी इन्फेक्शियस डिसीज, इन्फेक्शियस डिसीज। अब दूसरा कौन होगा, अपने मन से सोच के बताओ, असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग, असंक्रामक रोग। ठीक है, परिभाषा तो हम नहीं बताएंगे, आप स्वयं लिख सकते हो। संक्रामक रोग ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल जाए। ठीक है, लिखोगे क्या, अगर लिखना है तो लिख लेना ना, मैं बोल रहा हूं तो लिख लेना। ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से संचरित हो जाए, उन्हें हम क्या कहते हैं, संक्रामक रोग कहते हैं। ठीक है, अगर नहीं लिख रहे हो तो उसके लिए लाइन छोड़ दो, इसमें सुन के लिख लेना, मैं एग्जाम्पल लिखवा दे रहा हूँ। जैसे कौन सा रोग होता है जो आसानी से फैल जाता है, जैसे जुकाम हो गया, ठीक है, चेचक हो गया, ठीक है, टीबी हो गया, टीबी माने क्षय रोग, ठीक है, और सबसे घातक और खतरनाक एड्स, इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। एड्स ये सबसे घातक होता है किसमें, संक्रामक रोगों में। असंक्रामक रोगों का एग्जांपल मैं लिखवा दे रहा हूं। असंक्रामक रोगों का मतलब ये होता है कि ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से नहीं फैलते। इसमें एग्जांपल क्या हो जाएगा, मधुमेह, ठीक है, क्या हो जाएगा, मधुमेह, मोटापा, मोटापा से उच्च रक्तदाब, निम्न रक्तदाब, ये सब हो सकता है। ठीक है,
खैर इसमें ये नहीं सुनना है। और एक होता है इसमें खतरनाक कौन है, कैंसर। इसमें सबसे घातक कौन है, कैंसर। तो इनको हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे दोनों, कौन कौन, एक एड्स हो गया और एक कैंसर हो गया। ये इसमें सबसे खतरनाक होता है, हो गया तो टपकना पड़ेगा, और कैंसर हो गया तो टपकना पड़ेगा। लेकिन जब सही समय पे इनकी जानकारी हो जाती है तो आप थोड़ा लेट से टपकते हो। हाँ टपकोगे जरूर। हाँ हाँ, कैंसर की दवा पहली दूसरी स्टेज में पहुंचने पर ही हो सकता है, इसको हम समझेंगे। इसका इलाज तो हो सकता है, लेकिन वही जब लास्ट स्टेज में पहुंचता है तो वही करना थोड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, चलिए तो हम कल क्या करेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे हम संक्रामक रोगों को पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद पढ़ेंगे असंक्रामक रोग। ठीक है, फिर कल मिलेंगे हम लोग।